हेलो बच्चों। देखिए, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था विद्युत अपघटन का क्वालिटेटिव एनालिसिस, गुणात्मक विश्लेषण, जिसमें हम लोग ये सीखते हैं, ये जानते हैं कि किसी विद्युत अपघटनी सेल में एनोड पर और कैथोड पर कौन सा पदार्थ बनने वाला है, कौन सी गैस बनने वाली है। एनोड उत्पाद और कैथोड उत्पाद क्या हो सकता है, और उस विद्युत अपघटन के पश्चात उस विद्युत अपघट्य पदार्थ के पीएच में क्या अंतर आने वाला है। ये सारा चीज हमारा कहलाता है गुणात्मक विश्लेषण। आज हम देखेंगे इलेक्ट्रोलिसिस का मात्रात्मक विश्लेषण, विद्युत अपघटन का मात्रात्मक विश्लेषण, अर्थात एनोड और कैथोड पर बनने वाले पदार्थ की मात्रा कितनी हो सकता है वो कोई गैस बन रहा हो सकता है वो कोई धातु बन रहा हो, वह कितनी मात्रा बनेगा, किस बात पर निर्भर करता है बनने वाले उत्पाद की मात्रा। और इसी को माइकल फैराडे ने अपने एक्सपेरिमेंट के माध्यम से बताया। यह पूरी तरह से एक्सपेरिमेंटल डेटा है, एक्सपेरिमेंटल रूल है, जो कि 1833-34 में माइकल फैराडे ने दिया है। तो इनके दो रूल हैं। मात्रात्मक विश्लेषण के लिए माइकल फैराडे ने दो नियम दिए। पहला नियम किसी एक सेल के लिए बताया गया है। जैसे यहाँ पर हम एक विद्युत अपघटनी सेल बनाए हैं, मान लेते हैं यहाँ पर हम गलित सोडियम क्लोराइड ले लिए। अगर हम बैटरी से इसे जोड़ते हैं, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लिया हुआ है, तो कैथोड पर कितने मात्रा में केटायन अर्थात सोडियम धातु हमको प्राप्त होगा, और एनोड पर कितनी क्लोरीन गैस मुक्त होगी। तो कैथोड और एनोड पर प्राप्त होने वाले पदार्थ की मात्रा इस सर्किट में प्रवाहित की जाने वाली आवेश की मात्रा, कितना आवेश इसमें फ्लो होगा, कितना चार्ज बहेगा, वही उसकी मात्रा को डिसाइड करता है। जितनी ज़्यादा चार्ज बहेगा उतने ज़्यादा एनोड प्रोडक्ट और कैथोड प्रोडक्ट मिलता है। पहला नियम ये कहता है कि एनोड और कैथोड पर प्राप्त होने वाले उत्पाद की मात्रा उस पर फ्लो होने वाले चार्ज अर्थात बहने वाले आवेश पर निर्भर करता है, या आवेश के समानुपाती है। माना उत्पाद की मात्रा W है, तो नियमानुसार यह जो W है, यह एनोड और कैथोड प्रोडक्ट की मात्रा इस सर्किट में फ्लो होने वाले आवेश के समानुपाती होगा। आवेश चार्ज, जितना ज्यादा चार्ज फ्लो होगा उतनी ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा। समानुपातिक चिन्ह हटाएंगे, एक कांस्टेंट रखेंगे Z। यह जो Z है विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। ये स्थिरांक है। ECE इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ये होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट Z। अब देखिए, हम जानते हैं धारा बराबर आवेश बटे समय। यहां से धारा I बराबर आवेश Q बटे T, तो हमको Q बराबर क्या मिल जाता है, IT। इसको हम यहाँ पर रख देते हैं, हमको क्या मिल जाता है,
W बराबर ZIT। ये है प्रथम नियम। अब Z का मान अभी हम निकालना चाहें तो Z का मान, यदि हम 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करें, I धारा 1 एम्पियर हो, T 1 सेकंड के लिए, तो I गुणित T बराबर 1 कूलम हो जाएगा। तो W बराबर मिल जाता है हमको Z। अर्थात यदि हम किसी भी सर्किट में, किसी विद्युत अपघटनी सेल में 1 कूलम आवेश बहाते हैं या बहता है या प्रवाहित होता है, तो 1 कूलम आवेश प्रवाहित होने पर, स्थानांतरित होने पर, एनोड और कैथोड पर जो भी प्रोडक्ट बनेगा वही प्रोडक्ट हमारा विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। वही प्रोडक्ट Z का वैल्यू होता है। देखिए 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करते हैं, तो इन दोनों गुणनफल को यदि 1 होता है इसको बोलते हैं 1 कूलम। आवेश का मान कितना हो गया? 1 कूलम। Q का मान क्या हो गया हमारा? Q बराबर IT, और I और T को जब 1 रख देते हैं तो इसकी जगह हमें 1 गुणित 1 रखते हैं, तो ये हमारा बनता है 1 कूलम। तो Q का मान जब 1 हो जाए, अर्थात एक आवेश, इकाई आवेश पर 1 कूलम आवेश प्रवाहित करने पर एनोड और कैथोड पर जितनी मात्रा में उत्पाद बनता है वही उस एनोड या कैथोड का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है, ECE कहलाता है। ये यहाँ तक का नियम है। इसको मैं अपने तरीके से थोड़ा सा अलग बताता हूँ, जो मुझे लगता है कि ज़्यादा आसान होगा। ये तो आपको बुक में जो लिखा रहता है यहाँ तक हो गया, मैं थोड़ा सा दूसरे तरीके से बताता हूँ जो मुझे आसान लगता है। एनोड और कैथोड पर प्राप्त होने वाले पदार्थ की मात्रा 2 फैक्टर पर डिपेंड करेगा। पहला, कितनी धारा प्रवाहित की जा रही है, कितनी एम्पियर की धारा प्रवाहित की जा रही है, उस पर निर्भर करेगा। जितने ज़्यादा एम्पियर होगा उतनी ज़्यादा मात्रा हमको पदार्थ मिलेगी। और दूसरा किस पर डिपेंड करेगा? यह पदार्थ की मात्रा कितने समय तक प्रवाहित किया जा रहा है। भाई जितने 1 मिनट प्रवाहित करेंगे तो उत्पाद की मात्रा कम आएगी, 2 मिनट प्रवाहित करेंगे ज़्यादा होगा, 10 मिनट तक प्रवाहित करते रहेंगे, बैटरी को 10 मिनट तक लगाए रहेंगे तो एनोड और कैथोड पर हमको ज़्यादा पदार्थ मिलेगी। तो यह जो एनोड और कैथोड प्रोडक्ट है वो प्रवाहित की जाने वाली धारा की मात्रा, कितनी एम्पियर की धारा है और कितने समय तक प्रवाहित, इस दोनों पर निर्भर करता है। इन दोनों को मिला के लिख सकते हैं, मात्रा जो है वो धारा और समय के गुणनफल के समानुपाती हो जाएगा। W को हम यहाँ पर एक नया कांस्टेंट रख देते हैं, ZIT, तथा धारा के सूत्र से यहीं से हमको फिर मिल जाएगा I गुणित T बराबर Q, IT बराबर Q। इसको हम W बराबर लिख देंगे Z। यदि Q बराबर 1 कूलम हो तो W बराबर Z। बात वही है, बस बताने समझाने का तरीका अलग है। चाहे आप यहाँ से शुरू करते हुए यहाँ पर जाओ, चाहे यहाँ से शुरू करते हुए यहाँ पर जाओ। बुक में यहाँ से शुरू करता है और उसको आवेश के फार्मूला को लगा करके यहाँ तक आता है। हम इसमें यहाँ से शुरू करते हैं, इन दोनों पर निर्भर करता है, इसलिए यहाँ से हम आएंगे। बात वही है, जैसे भी आपको समझ में आता है, चाहे इधर से लिखिए चाहे उधर से लिखिए, ये बोर्ड लेवल तक का ये फैराडे का पहला नियम है। अब हम तो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज देते हैं, ये जो Z का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, इसको आपको याद रखना है। Z एक प्रकार से डेफिनेशन हो गया, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। जब किसी सेल में, किसी सर्किट में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है
तब उस एक कूलाम आवेश से जितनी एनोड या कैथोड प्रोडक्ट हमको मिलेगा वही पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। एक कूलाम आवेश प्रवाहित होने या स्थानांतरित होने पर जो भी उत्पाद बनता है वो जेट कहलाता है। देखिए कुछ एग्जांपल, मान लीजिए यहाँ पर सिल्वर का अपचयन हो रहा है, ठीक है, सिल्वर का अपचयन। सिल्वर कैसे प्राप्त होगा? एक इलेक्ट्रॉन ही ग्रहण करता है और सिल्वर का सॉलिड हमको मिलता है। तो ये इसको बोलेंगे कैसे? एक मोल इलेक्ट्रॉन सर्किट में बहता है या एक मोल इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करता है, तब एक मोल सिल्वर हमको मिलता है। एक मोल इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने पर, स्थानांतरित होने पर हमको एक मोल सिल्वर मिल रहा है। देखिए, एक मोल इलेक्ट्रॉन से प्राप्त आवेश है, एक मोल इलेक्ट्रॉन से प्राप्त कुल आवेश। एक मोल आवेश स्थानांतरित होने पर, ग्रहण करने पर एक मोल सिल्वर मिल रहा है हमको, चांदी प्राप्त होता है। और एक मोल आवेश मतलब कितना कूलाम आवेश होता है, इसको आपको बताया जा चुका है। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक मोल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाए? 6.023 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो दोनों को जब गुणा किया जाता है तो हमको मिलता है 96,486 कूलम, जिसको कितना मान लिया जाता है राउंड फिगर में? 96,500 कूलम। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन पर कुल आवेश कितना होता है? 96,500 कूलम। मतलब एक मोल इलेक्ट्रॉन जहां भी बहता है, एक मोल इलेक्ट्रॉन जहां भी स्थानांतरित होता है, तो वह अपने साथ 96,500 कूलम आवेश को लेकर के स्थानांतरित करता है, लेकर के बहता है। यहाँ यदि हम बोले कि एक मोल आवेश प्रवाहित होने पर एक मोल चांदी प्राप्त होता है, मतलब एक मोल आवेश का मतलब हो जाएगा 96,500 कूलम। इसी को एक फैराडे भी कहा जाता है। एक फैराडे मतलब 96,500 कूलम। तो एक मोल आवेश का मतलब हो गया 96,500 कूलम या एक फैराडे आवेश। हम लिख देंगे, अब एक मोल आवेश की जब लिख देंगे 96,500 कूलम। देखिए इसको हम क्या लिखेंगे? अब एक मोल आवेश का मतलब हो गया 96,500 कूलम आवेश जब स्थानांतरित होता है, प्रवाहित होता है, या इतना इलेक्ट्रॉन, इतना आवेश जब ये ग्रहण करता है, तब हमको एक मोल चांदी प्राप्त होता है। और एक मोल चांदी मतलब उसमें ग्राम, उसका एटॉमिक मास, ग्राम परमाणु द्रव्यमान 108 होता है। सिल्वर का ग्राम परमाणु द्रव्यमान 108 ग्राम। तो एक मोल मतलब 108 ग्राम चांदी। हमको निकालना क्या है? जेड की वैल्यू निकालने के लिए एक कूलम आवेश प्रवाहित होने पर कितना उत्पाद बनेगा, इसी को हम लिख देंगे। चूंकि 96,500 कूलम आवेश से इतना ग्राम चांदी, एक कूलम आवेश, ये इसको हम लोग क्या लिखेंगे? यही हमारा जेड ऑफ सिल्वर है। चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक हो गया जेड ऑफ सिल्वर इक्वल टू, इस 108 के जगह में हम लिख सकते हैं मोलर द्रव्यमान। ये चांदी का मोलर मास है, एक मोल का द्रव्यमान है। मोलर द्रव्यमान बटे 96,500 लिख देंगे हम लोग, एक फैराडे। इसी तरीके से एक दूसरा उदाहरण लेते हैं जहां पर 2 मोल इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होता है तो उसका जेड क्या आता है। और एक उदाहरण और आपको बता देंगे, 3 मोल इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होने पर जेड कितना होता है। ये देखिए, ये इसी सेल में क्लोरीन गैस हमको प्राप्त करना है। तो एनोड पर 2 क्लोराइड आयन का ऑक्सीकरण होता है और 1 मोल क्लोरीन गैस हमको मिलता है।
देखिए इस रिएक्शन को, 2 मोल इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होने पर 1 मोल क्लोरीन गैस बन रहा है। 2 मोल आवेश स्थानांतरित होने पर 1 मोल क्लोरीन गैस मिल रहा है, अर्थात 2 गुणित 96,500 कूलाम आवेश स्थापित हो रहा है, स्थानांतरित हो रहा है। 2 गुणित 96,500 कूलाम आवेश स्थानांतरित होने पर 71 ग्राम क्लोरीन गैस हमको मिल रहा है। क्लोरीन का अणुभार, अभी अणु बन गया है तो उसका अणुभार उसका 1 मोल कहलाएगा। 71 ग्राम क्लोरीन गैस हमको मिलता है। तो 1 कूलाम आवेश बहने पर, स्थानांतरित होने पर इतना ग्राम क्लोरीन गैस, तो ये क्या हो गया, जेड ऑफ क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस का ECE हो गया। तुम क्या लिखेंगे, मोलर मास, ये हो गया क्लोरीन का जेड, मोलर द्रव्यमान बटे 2 गुणित F। ये हम इसलिए लिखा है ताकि यहाँ से हम आपको बता सकेंगे एक फार्मूला निकल के आता है। जेड निकालने के लिए एक फार्मूला बनेगा। एक और इसको देखते हैं। एल्यूमिनियम यदि हमको कहीं प्राप्त करना है, कैथोड पर एल्यूमिनियम हमको प्राप्त करना है, तो 1 मोल एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए हमें 3 मोल इलेक्ट्रॉन ग्रहण कराना पड़ेगा, 3 मोल इलेक्ट्रॉन से अपचयन कराना पड़ेगा, तब जाके हमको 1 मोल एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। देखिए 1 मोल एल्यूमिनियम प्राप्त होने के लिए सर्किट में 3 मोल इलेक्ट्रॉन बहना चाहिए या स्थानांतरित होना चाहिए। 3 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 3 मोल आवेश, 3 मोल आवेश बहाने पर 1 मोल एल्यूमिनियम प्राप्त होता है, अर्थात 3 गुणित 96,500 कूलाम आवेश बहने पर 1 मोल एल्यूमिनियम का मतलब क्या हो गया, इतना ग्राम एल्यूमिनियम होगा, कितना ग्राम एल्यूमिनियम होगा, 27 ग्राम, 27 ग्राम एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। 3 मोल आवेश स्थानांतरित होने पर, बहने पर, जब 3 मोल इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तब 1 मोल एल्यूमिनियम बनता है। तो एल्यूमिनियम की मात्रा डिपेंड कर रहा है 3 मोल आवेश पर। इतना कूलाम आवेश स्थानांतरित होने पर 27 ग्राम एल्यूमिनियम मिलता है। तो 1 कूलाम आवेश स्थानांतरित होने पर जो भी मिलेगा उसका जेड हो जाएगा। 1 कूलाम आवेश स्थानांतरित होने पर 27 बटे 3 गुणित, तो देखिए एल्यूमिनियम के लिए जेड क्या हो जाएगा, ये मोलर द्रव्यमान बटे 3 गुणित F। ये 3 एग्जाम्पल आपको इसलिए बताएं ताकि हमको जेड के लिए एक फार्मूला यहाँ पे समझ में आने लगेगा। देखिए ऊपर में मोलर द्रव्यमान होता है, चाहे वो परमाणु हो तो परमाणु द्रव्यमान होगा, ग्राम परमाणु द्रव्यमान, और अणु हो तो ग्राम अणु द्रव्यमान, जिसको हम कहते हैं मोलर द्रव्यमान। तो देखिए जेड निकालने का फार्मूला क्या निकल के आ रहा है, मोलर द्रव्यमान बटे ये होता है उसकी संयोजकता या वैलेंसी फैक्टर जिसको बोलते हैं, या एक्स फैक्टर जिसको हम लोग कहते हैं, कितना इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहा है, या उस आयन का चार्ज भी हम लोग बोल सकते हैं, आयन का आवेश। पहले हम लोग देखे सिल्वर के में, यहाँ पर आया था 1, जिसकी संयोजकता 1 होगी, सिल्वर आयन के लिए बोलो चाहे सोडियम आयन के लिए बोलो, जिसकी संयोजकता 1 होती है, यहाँ पर 1 गुणित F मिला था। 2 होने पर जैसे कापर हो गया, जिंक हो गया, सभी में कापर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो यहाँ पर कापर का मोलर द्रव्यमान बटे 2 गुणित F। जिंक के लिए जिंक का मोलर द्रव्यमान बटे 2 गुणित F। एल्यूमिनियम 3 है तो यहाँ पर 3 आ रहा है। तो हमको एक कॉमन फार्मूला क्या मिल जाता है, जेड निकालने का एक सूत्र क्या बन जाता है। तो देखिए यहाँ से हमको एक फार्मूला मिलता है, जेड बराबर मोलर द्रव्यमान बटे, इसको संयोजकता बोलो चाहे संयोजकता बोलो चाहे आयन की संख्या बोलो, इसी को हम एक्स फैक्टर बोलते हैं, और गुणित फैराडे। अब देखिए इसको हम लोग प्रतीकात्मक रूप में क्या लिखेंगे, मोलर मास लिख दें हमें, स्मॉल m, मोलर मास बटे एक्स फैक्टर। एक्स फैक्टर आपको बताया जा चुका है। अम्ल या क्षार के लिए यहाँ तो जरूरत है नहीं, अम्ल क्षार के लिए H+ आयन या OH- आयन होता है। लवण के लिए उसकी संयोजकता, मतलब उसकी कुल धनायन या ऋण आयन की संख्या, और ऑक्सीकरण अपचयन हो रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहा है या कितना इलेक्ट्रॉन त्यागा जा रहा है, वो हमारा एक्स फैक्टर का है, गुणित F।
ये है जेड निकालने का सूत्र। अब इसको हम लोग रख देते हैं किसमें, प्रथम नियम में, फर्स्ट लॉ। हमको क्या मिला था, W अर्थात एनोड प्रोडक्ट या कैथोड प्रोडक्ट की मात्रा, कितना ग्राम, इतनी मात्रा मिल रहा है, W ग्राम हमको मिला था जेड क्यूब। जेड का मान रखते हैं, या इसको हम लोग लिख सकते हैं मोलर मास गुणित आई गुणित टी बटे ग्राम, कितना मास प्रोडक्ट मिलेगा, एनोड प्रोडक्ट या कैथोड प्रोडक्ट कितना ग्राम मिलना है, उसकी मात्रा निकालने का डायरेक्ट सूत्र आपको निकाल के बता दिया गया। आंकिक प्रश्नों से हम इसी फार्मूला का यूज करके उसमें एनोड प्रोडक्ट या कैथोड प्रोडक्ट की मात्रा सीधा ही निकाल सकते हैं डायरेक्ट। ये एक बेहतरीन सूत्र है जो आंकिक प्रश्नों को हल करने में उपयोग किया जाएगा। चलिए एक एग्जांपल से मैं आपको बता दूं इस सूत्र का प्रयोग कैसे करते हैं। इसी में देख लेते हैं, मान लीजिए इसमें हम गलित सोडियम क्लोराइड डाल दीजिए। अब गलित सोडियम क्लोराइड लेते हैं और सवाल ये है कि 10 एम्पियर की धारा इस सर्किट में प्रवाहित हो रही है और 965 सेकेंड तक यदि प्रवाहित किया जाए तो कैथोड पर कितना ग्राम सोडियम मिलेगा और एनोड पर हमको कितना क्लोरीन गैस मुक्त होते हुए मिलेगा। तो एनोड और कैथोड प्रोडक्ट की मात्रा निकालेंगे। जैसे 10 एम्पियर की धारा 965 सेकेंड तक प्रवाहित करते हैं, सेकेंड तक करें तो कैथोड पर सोडियम धातु का अपचयन होगा, एनोड पर क्लोरीन का ऑक्सीकरण होगा। तो 2 क्लोरीन के आयन 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे और क्लोरीन गैस में ऑक्सीकृत हो जाएंगे। तो इसी गैस की मात्रा निकालिए बोल रहा है। 10 एम्पियर की धारा बह रही है, 965 सेकेंड तक इसको प्रवाहित किया जाए तो कितनी क्लोरीन गैस मुक्त होगी। किसी सूत्र का हम प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर सारा चीज फिक्स है, ये आई दे दिया है 10 एम्पियर, टी दे दिया है 965 सेकेंड, फैराडे कांस्टेंट मालूम है, मोलर मास हमको क्लोरीन अणु का मालूम है, एक्स फैक्टर वैलेंसी फैक्टर मालूम है। इस सूत्र को सीधा सीधा लगा देंगे, फटाक से आंसर आ जाएगा। देखिए इसी सूत्र को हम लोग देखते हैं, मोलर मास क्लोरीन अणु का बोल रहा है, अणु का, तो इसका अणु भार लेंगे हम लोग। 1 मोलर द्रव्यमान इसका कितना हो जाएगा 71 ग्राम, 35.5 एक परमाणु का, तो 2 परमाणु मिलकर के एक अणु बना 71 ग्राम। 71 गुणित 10 एम्पियर की धारा 965 सेकेंड तक, एक्स फैक्टर, यहाँ वैलेंसी फैक्टर देखिए कितना आयन इसमें दिख रहा है, तो 2 क्लोराइड आयन से 2 ऋण आयन हमको मिलेगा, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2 और 96,500 कूलम फैराडे कांस्टेंट। ये 1 0 कटेगा, 965 का दहम है और इसको कटाएंगे 10 7 10 एकम और 2 3 6 और 2 पंचे 10, 3.5 ग्राम क्लोरीन हमको यहाँ पर बुलबुले मिलेगा। यदि हम मुक्त होने वाली क्लोरीन गैस को एकत्रित करते हैं तो 3.5 ग्राम क्लोरीन हमको प्राप्त होगा। इसी तरह से सोडियम यहाँ पर कितना चिपकेगा, सोडियम यहाँ पर जमा होगा, वह जमा होने वाला सोडियम कितना ग्राम का होगा उसको भी हम निकाल लेंगे। इसी फार्मूला लगाएंगे, सोडियम का अपचयन होगा, कैथोड की ओर जाएगा, तो 1 सोडियम
एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और सोडियम सॉलिड में बदलेगा। ये रिएक्शन होगा। अब चैन हो गया तो कितना ग्राम सोडियम हमको मिलेगा? 10 एम्पियर की धारा 965 सेकंड तक प्रवाहित करते हैं तो कितना ग्राम सोडियम हमको प्राप्त होगा? यही फार्मूला लगाते हैं। सोडियम का मोलर मास, सोडियम परमाणु है 23 ग्राम, 10 एम्पियर की धारा 965 सेकंड तक। इसका वैलेंसी फैक्टर एक्स फैक्टर, आयन की संख्या 1 है। यहाँ जो लिखे हैं ना आयन संख्या, मतलब ये है कि उस पर कितना चार्ज दिख रहा है, कितना धनावेश है कितना ऋणावेश दिख रहा है, वही एक्स फैक्टर होता है। यहाँ पर हो जाएगा 1 गुणित 96,500 कूलम और 2.3 तो मिल जाता है 2.3 ग्राम सोडियम हमको मिलता है। इस तरीके से इस सूत्र का प्रयोग करके बड़ी आसानी से हम एनोड प्रोडक्ट और कैथोड प्रोडक्ट की मात्रा ग्राम में निकाल सकते हैं। अब इस सूत्र को जरा ध्यान दीजिए। इस फार्मूला में देखिए ये कांस्टेंट वैल्यू है। किसी भी परमाणु या अणु का मोलर मास फिक्स होता है, धारा फिक्स है। क्वेश्चन में इतनी एम्पियर की धारा इतने समय तक प्रवाहित किया जाए, ये दोनों भी फिक्स है, ये भी फिक्स है। तो एनोड या कैथोड प्रोडक्ट की मात्रा जो होगा वो सीधा सीधा डिपेंड करता है उसके एक्स फैक्टर, अर्थात उस आयन या अणु के द्वारा कितनी इसकी वैलेंसी या कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया जा रहा है। जैसे इसकी संयोजकता यहाँ 2 आया तो यहाँ पर 2 रखे, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 रखे। समान समय और समान धारा समान समय तक प्रवाहित करेंगे तो जिसकी संयोजकता ज़्यादा होगा उसकी मात्रा हमको कम मिलेगी। ठीक है, जैसे सोडियम में 1 धनायन है, कॉपर में 2 धनायन है, एल्यूमिनियम में 3 धनायन है। तो वैलेंसी फैक्टर इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। तो यहाँ पर हम यदि हम एल्यूमिनियम को ले लेंगे तो एल्यूमिनियम में यहाँ 3 आ जाएगा, तो इसमें 3 होने की वजह से इसका जो मात्रा है वो सबसे कम मिलेगा। कॉपर के लिए यहाँ 2 रहेगा तो इससे जो कैलकुलेशन मिलेगा वो इससे एल्यूमिनियम से ज़्यादा मिलेगा। सोडियम का सबसे ज़्यादा मात्रा में सोडियम धातु मिलेगा। यदि समान धारा समान समय तक प्रवाहित करते हैं तो जिसकी संयोजकता जितनी ज़्यादा होती है वह मात्रा उतना, उस पदार्थ का मात्रा उतना कम हमको मिलता है। तो इसी फार्मूले को हम एक दूसरे तरीके से रीअरेंज करके एक और रिलेशन निकाल सकते हैं मोल्स के टर्म में। देखिए किस तरह से इसको रीअरेंज कर सकते हैं। W के नीचे मोलर मास, और ये क्या है ध्यान दीजिए, दिया गया द्रव्यमान वेट, पदार्थ का दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, पदार्थ का दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, ये होता है मोल्स। एनोड और कैथोड प्राप्त होने पदार्थ का मोल्स से भी हम यहाँ से भी उसका मोल निकाल सकते हैं, कितना मोल पदार्थ बने। देखिए यदि सर्किट में समान धारा समान समय तक, मतलब ये कांस्टेंट रखें, इसको कांस्टेंट रखते हैं और ये ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो हमको क्या मिल जाता है इस रिलेशन, एनोड और कैथोड पर प्राप्त होने वाले पदार्थ का जो वैलेंसी फैक्टर है, उसकी जो संयोजकता है उसका जो एक्स फैक्टर है वही उसके मोल की व्युत्क्रमानुपात होता है। जितना उसकी वैलेंसी होगा उतना कम मोल्स पदार्थ हमको मिलेगा। वैलेंसी फैक्टर जितना ज़्यादा होगा उतने कम मोल पदार्थ हमको मिलेंगे। तो यहाँ से हमको एक रिलेशन और मिल गया। इसको हम एनोड और कैथोड के लिए एक और रिलेशन ला सकते हैं। देखिए यदि एनोड के लिए हम लिखें तो ये हो जाएगा एक्स फैक्टर ऑफ एनोड और मोल्स ऑफ कैथोड प्रोडक्ट, कैथोड प्रोडक्ट पर प्राप्त होने वाले पदार्थ का मोल उसके एक्स फैक्टर से संबंध इस तरह से हो जाएगा। और दोनों के लिए हम भाग दे देते हैं। दोनों को अगर हम यदि दोनों को भाग दे देते हैं तो देखिए
एनोड प्रोडक्ट के मोल्स और कैथोड प्रोडक्ट के मोल को यदि हम भाग कर दें तो ये भी इस तरह से बटे में आ जाएगा, और एक बटा के ये बटे के बटे में है, ये कैथोड वाला ऊपर चला जाएगा, तो हमको मिल जाता है एक्स फैक्टर कैथोड, एक्स फैक्टर ऑफ एनोड। ये फार्मूला आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं जब मोल्स निकालने की बात पूछा जाए। बैलेंसी आपको पता होगा, एनोड कितने मोल एनोड प्रोडक्ट बनेगा, कितने मोल कैथोड प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इतना ये सब हो गया प्रथम लॉ, पूरा डिटेल है। फैराडे के प्रथम नियम से जो कुछ भी हम जान सकते हैं, सीख सकते हैं, पूरा कंप्लीट हो गया, कुछ भी नहीं बचा है। और इन सभी से हम आंकिक प्रश्नों का हल करेंगे दूसरे वीडियो में, जो कंपटीशन एग्जाम में आपका काम आएगा। फैराडे की इलेक्ट्रोलिसिस से संबंधित पहला नियम इतने में पूर्ण होता है। अब हम देखते हैं दूसरा नियम। ये देखिए फैराडे का दूसरा नियम। दूसरा नियम उन्होंने एक्सपेरिमेंटल पाया था, बनाया था, जाना था, वो है एक से अधिक सेल को जब श्रेणी क्रम में इस तरह से जोड़ दिया जाता है, इस तरह से जोड़ देना, एक बैटरी से सभी को, इसको बोलते हैं श्रेणी क्रम में। जब श्रेणी क्रम में एक से अधिक सेल को जोड़ते हैं तो उनके एनोड और कैथोड प्रोडक्ट क्या क्या प्राप्त होंगे, कैसे इनमें संबंध है। और इनमें श्रेणी क्रम में जोड़ने से मतलब होता है समान धारा समान समय तक प्रवाहित हो रहा है सभी में, उतना ही एम्पियर की धारा उतना ही समय तक सभी में प्रवाहित हो रहा है। तो उनको क्या मिला, उनका नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है कि श्रेणी क्रम में जोड़े गए एक से अधिक विद्युत अपघटनी सेल में यदि समान समय तक समान धारा प्रवाहित किया जाए तो प्रत्येक सेल के एनोड और कैथोड पर प्राप्त होने वाले पदार्थ की मात्रा उस पदार्थ के तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। उसका इक्विवेलेंट वेट जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा पदार्थ हमको वहाँ पर मिलेगा। एनोड और कैथोड पर प्राप्त होने वाले पदार्थ की मात्रा उनके तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। ये इनका दूसरा नियम, फैराडे का दूसरा नियम। विद्युत अपघटन संबंधी दूसरा नियम कहता है कि श्रेणी क्रम में जुड़े गए एक से अधिक सेल में से एनोड और कैथोड पर प्राप्त होने वाले पदार्थ की मात्रा तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। देखिए यहाँ पर यदि हम 3 सेल इस तरह से लेते हैं, हम वही 3 सेल आपके लिए बनाए हैं जो आपको पिछले वीडियो में समझाए हैं। आपको समझ में आ रहा है कि इस सेल में क्या एनोड कैथोड प्रोडक्ट बनता है, इसमें क्या बनता है, इसमें क्या बनता है, ये आपको समझाया जा चुका है। एक गलित सोडियम क्लोराइड ले लिया प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के साथ, जलीय सोडियम क्लोराइड विलियम लिए हैं सिल्वर इलेक्ट्रोड के साथ, और जलीय सोडियम सल्फेट विलियम ले लिए हैं प्लेटिनम धातु के साथ। आपको पता है इन तीनों सेल को आपको समझा चुके हैं। तो गलित सोडियम क्लोराइड जब लेते हैं प्लेटिनम धातु के साथ तो कैथोड पर सोडियम धातु प्राप्त होता है, एनोड पर क्लोरीन गैस प्राप्त होता है। तो कैथोड पर प्राप्त होने वाली सोडियम धातु की मात्रा WNA जो है उसके सोडियम के तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। इसी तरह से क्लोरीन एनोड पर प्राप्त होने वाली क्लोरीन गैस की मात्रा क्लोरीन के तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है, ऐसा लिखेंगे। यहाँ पर सोडियम की मात्रा सोडियम के तुल्यांकी भार के समानुपाती, क्लोरीन गैस निकलने वाली क्लोरीन की मात्रा उस क्लोरीन गैस की मात्रा क्लोरीन के तुल्यांकी भार के समानुपाती। सिल्वर इलेक्ट्रोड में यदि जलीय सोडियम क्लोराइड लेते हैं तो आपको पता होगा एक तरफ एनोड सिल्वर का ऑक्सीकरण होता है, घुलते हुए जाता है, वो कैथोड वाले प्लेट में चिपकने लगता है। तो यहाँ पर सिर्फ कैथोड प्रोडक्ट मिलेगा। कैथोड पर प्राप्त होने वाली सिल्वर की मात्रा सिल्वर के तुल्यांकी भार के समानुपाती है। और यहाँ जलीय सोडियम सल्फेट विलियम जब लेते हैं तब वहाँ पानी का इलेक्ट्रोलिसिस होता है और एनोड पर हमको ऑक्सीजन गैस और कैथोड पर हमको हाइड्रोजन गैस मिलता है। तो एनोड पर प्राप्त होने वाली ऑक्सीजन गैस की मात्रा ऑक्सीजन की तुल्यांकी भार के समानुपाती होगा। कैथोड पर प्राप्त होने वाले हाइड्रोजन गैस की मात्रा हाइड्रोजन की तुल्यांकी भार के समानुपाती होगा। ये नियम कहता है। तो इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ा दें, ये उसका नियम है। W बराबर यहाँ पर एक फिर से कोई कांस्टेंट रख देते हैं, माना को K रख देते हैं। तो W बट्टी
इक्विवेलेंट वेट बराबर हमको कांस्टेंट मिलता है। उसके एनोड कैथोड प्रोडक्ट की पदार्थ की मात्रा और उस पदार्थ की तुल्यांकी भार का अनुपात एक स्थिरांक होता है। अर्थात देखिए इस नियम के अनुसार यहाँ पर देखिए क्लोरीन गैस की मात्रा प्राप्त होने वाली क्लोरीन गैस की मात्रा और उसको तुल्यांकी भार का रेशियो निकालेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा। इसी तरह सोडियम की मात्रा और सोडियम की तुल्यांकी भार का अनुपात एक कांस्टेंट है। इसका और इसके तुल्यांकी भार का अनुपात कांस्टेंट है। ऑक्सीजन गैस की मात्रा ऑक्सीजन की तुल्यांकी भार का अनुपात कांस्टेंट है। हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोजन की तुल्यांकी भार का अनुपात देखेंगे तो हमको एक कांस्टेंट मिलता है। सभी में एक ही नियतांक मान आ रहा था। ये एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने देखा है। इसका अनुपात इसका अनुपात इसका अनुपात इसका अनुपात इसका अनुपात हमेशा एक फिक्स वैल्यू आ रहा था, कांस्टेंट आ रहा था। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये तो हो गया सेकेंड लॉ। इसी आधार पर हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए इसको थोड़ा जल्दी करने के लिए इसको हम 1 1 इसको 2 इसको 3 इसको 4 इसको 5 लिख दे रहे हैं, ठीक है, जल्दी होता है। तो ये क्या है W1/T1 बराबर, अब ये यही वैल्यू के इसका भी के वैल्यू है तो इसके जगह हम इसको रख सकते हैं। मतलब सभी का एक कांस्टेंट है तो सभी एक दूसरे के इक्वल लिखे जा सकते हैं। W2/E2 बराबर W3/E3, पहला दूसरा तीसरा ये हम लिख देंगे W4/E4 और लास्ट वाला लिख देंगे W5/E5। क्योंकि सभी का कांस्टेंट ही है, सभी का मान के ही है, सभी का एक ही मान है, इसलिए सभी एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं। अब इसको हम ज़्यादा लंबा ना करते हुए सिर्फ 2 के लिए आपको बता दे रहे हैं ताकि एक फार्मूला हमको दिमाग में बैठ जाए। सिर्फ 2 के लिए लिख देते हैं, हमको मिल जाता है। इन दोनों के लिए ही इसको हम बनाएं। ये हम 2 से अधिक 3 4 5 सभी के लिए ही लगाएंगे। तो W1/W2 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, हमको क्या मिल जाता है E1/E2। ये लिखिए E1 यहाँ चला गया, ये हमको एक फार्मूला मिलता है। किसी भी 2 सेल के लिए हम इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं। ये दोनों के लिए, ये दोनों के लिए, ये दोनों के लिए, ये दोनों के लिए श्रेणी क्रम में यदि जुड़ा हुआ है तो वहां से हमको एक फार्मूला मिल जाता है कि दो एनोड और कैथोड पर प्राप्त होने वाले प्रोडक्ट के जो अनुपात है उसके तुल्यांकी भार के अनुपात के बराबर होता है। देखिए यहां से एक रिलेशन और हम निकाल सकते हैं। अब इसको हम निकालते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हैं। देखिए W की जगह हम क्या लिखेंगे, आपको हमको पता है ZQ होता है, इसको 1 लिख देते हैं बटे Z2Q। Q तो कांस्टेंट है, समान धारा समान समय तक प्रवाहित करें तो समान आवेश होगा। ZQ IQ होता है, तो I और T को यहाँ समान कर दिया गया। नियम में कहता है समान समय तक समान धारा प्रवाहित की जाए, तो ये दोनों कांस्टेंट है। E1/E2 तो ये कट गया, एक नया रिलेशन हमको मिलता है E1/E2 बराबर Z1/Z2। तो हम इसके आगे इसको भी लिख सकते हैं, बराबर हमको क्या मिल जाता है W1/W2। ये एक रिलेशन आपको फिर मिलता है दूसरे नियम से। हम जब भी हमको क्वेश्चन में दिया जाए किसी 2 सेल के बारे में, तो दोनों सेल की यदि विद्युत रासायनिक तुल्यांक और उसकी इक्विवेलेंट वेट में कुछ प्रश्न पूछता है तो ये दोनों रिलेशन को हम लगा कर निकाल सकते हैं। यदि विद्युत रासायनिक तुल्यांक और उसके एनोड कैथोड प्रोडक्ट के रेशियो से संबंधित कुछ प्रश्न होगा, ये दोनों पता है, ये दिया है, ये निकालो बोल रहा है, या इन दोनों का इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये हमको एक रिलेशन मिलता है। एंड यहाँ से देखिए E1/E2 बराबर Z1/Z2 से हम क्या लिख सकते हैं, E समानुपाती है Z के, ठीक है। E1 समानुपाती Z1, E2 समानुपाती Z2, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से E समानुपाती Z। ये सूत्र काम में आएगा। और इन दोनों रिलेशन से एक नया सूत्र और निकाला जा सकता है। देखिए यहाँ पर एक नया कांस्टेंट F रख दिए, फैराडे, जिसका मान होता है 96,500। तो Z बराबर हमको क्या मिल जाएगा, देखिए जरा E/F, या हम इसको लिख सकते हैं Z बराबर
तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट वेट है बटे 96,500। तुल्यांकी भार बटे 96,500 यूज करेंगे जहां जरूरत पड़ेगा। जेड का मान यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं। यदि आपको तुल्यांकी भार पता है वो तो पता ही रहता है, तो इसमें 96,500 से भाग देने से हमको जेड मिल जाता है। ये है हमारा सूत्र। एक बहुत ही रोचक फैक्ट आपको बता दूं मैं, एक्चुअल में जो दूसरा नियम है ये कहीं न कहीं पहले नियम से ही आया है। फैराडे का पहला नियम ही दूसरा नियम बना है, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटली इसको देखे थे, इसलिए दूसरा नियम कह दिए हैं। नहीं तो पहला नियम से ही हम दूसरा नियम को थियोरेटिकली निकाल सकते हैं। देखिए कैसे। देखिए दूसरा नियम W समानुपातिक एनोड या कैथोड पर प्राप्त होने वाले प्रोडक्ट की मात्रा उस पदार्थ के तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। तो W बराबर कोई एक कांस्टेंट रख दिए K PQ, तो W बटे तुल्यांकी भार बराबर एक कोई कांस्टेंट है। यही दूसरा नियम। अब देखिए यही दूसरा नियम को हम थ्योरेटिकली पहले नियम से भी निकाल सकते हैं। फैराडे ने इसको एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्राप्त किया था और नियम को दिया था। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? देखिए फर्स्ट लॉ, पहला नियम से ही दूसरा नियम आया है, कहीं इसे निकाल सकते हैं। फर्स्ट लॉ हम लोग क्या देखे थे? मोलर मास गुणित IT बटे एक्स फैक्टर गुणित फैराडे कांस्टेंट। ये पहला नियम का एक फार्मूला है, पहले नियम से हमको ये मिलता है। यदि हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दें तो मोलर द्रव्यमान बटे एक्स फैक्टर, ये क्या होता है आपको पता होगा। मोलर मास या अणु भार बटे एक्स फैक्टर, या उसकी संयोजकता या उसकी अम्लीयता या उसकी क्षारीयता। अणु भार बटे अम्लीयता या क्षारीयता, अणु भार बटे संयोजकता, ये हमारा कहलाता है तुल्यांकी भार। ये जो है हमारा तुल्यांकी भार है। ये इसको हम क्या लिख सकते हैं? तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार का फार्मूला यही होता है, अणु भार बटे संयोजकता, और हम लिख देंगे गुणित I गुणित T बटे F। इसको नीचे ले आते हैं इधर। W बटे इक्विवेलेंट वेट बराबर I T बटे F। गौर करें, समान धारा समान समय तक प्रवाहित किया जाए। दूसरा नियम क्या कहता है? श्रेणी क्रम में जुड़े हुए बहुत सारे सेल में समान धारा समान समय तक प्रवाहित किया जाए तो उसके एनोड प्रोडक्ट या कैथोड प्रोडक्ट की मात्रा तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। तो यहाँ समान धारा ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये फैराडे कांस्टेंट का ऑलरेडी कांस्टेंट है। तो W बटे EQ बराबर कांस्टेंट, वही आ गया जो सेकेंड लॉ कहता है। तो कहीं न कहीं हम थ्योरेटिकली प्रथम लॉ से दूसरा लॉ भी ला सकते हैं। यही कह सकते हैं कि पहला नियम से ही दूसरा नियम आया है, बनाया जा सकता है। थ्योरेटिकली हम इस तरह से इसको हम निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से फैराडे के दोनों नियम का पूरा डिटेल आपको जानकारी दे दिया गया है। कुछ आंकिक प्रश्नों का अभ्यास कराएंगे किसी दूसरे वीडियो में, तो इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।